फेडरलिज्म फेडरलिज्म क्या मुश्किल चैप्टर है, क्या हार्ड चैप्टर, कितना हार्ड है समझ नहीं आ रहा है भैया, क्या हो रहा है जिंदगी में। फेडरलिज्म को पूरी तरह से हलवा बनाकर पिलाने की जिम्मेदारी इस वीडियो में मेरी है। इस वीडियो को आधे घंटे की ही बस रखेंगे, लेकिन इस वीडियो में ऐसी क्वालिटी तुम्हें दूंगा, ऐसा तरीके से तुम्हें पढ़ाऊंगा कि फेडरलिज्म का एक एक चीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अपन पढ़ाएंगे एंड तुम्हें क्लियर करेंगे एक एक लाइन एनसीईआरटी की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, वीडियो को। ओके, मैं यहाँ पर रख देता हूँ इतना बड़ा अपने फेस को। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या है भैया, ये सब तो इंट्रोडक्शन है, इसको छोड़िए, तुम्हारे उतने काम की नहीं है। ओके हाँ, अब नेक्स्ट चीज क्या है ना, फेडरलिज्म भैया होती क्या है ये बता दो मेरे को, है ना। तो जैसे इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था पावर शेयरिंग, पढ़ा था ना, याद है ना। हाँ, तो पावर शेयरिंग आपने पढ़ा तो उसमें आपने एक फॉर्म पढ़ा था ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो आपने जो वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पढ़ा था ना, वो क्या है, वो पार्ट है किसका, फेडरलिज्म का। ओके, वो एक फेडरलिज्म, फेडरल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम रिकॉल करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिकॉल कर रहा है अपने प्रीवियस चैप्टर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि व्हाट इज फेडरलिज्म, मेनली हमारा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। मतलब फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर डिवाइडेड होता है सेंट्रल अथॉरिटी में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री, जितने भी यूनिट होते हैं जैसे लोकल गवर्नमेंट हो गया, सारी चीजों में पावर डिवाइड होता है। उनके पावर खुद, उनके पास अपना खुद का पावर होता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना खुद का पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना खुद का, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट या इसके सबॉर्डिनेट है। हमने पढ़ा था ना पावर शेयरिंग में, स्टेट गवर्नमेंट इज सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबॉर्डिनेट। पावर शेयरिंग वही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं है, तो यहाँ पर फेडरलिज्म के केस में स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके हाँ, मतलब डिपेंड नहीं है, सबॉर्डिनेट का मतलब डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब देखो, यूजुअली फेडरल इज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम यूजुअली दो लेवल का होता है, कभी कभी वन से ज्यादा लेवल का भी हो जाता है। वन इज द गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल का, और सेकंड जो है वो क्या है, स्टेट लेवल का गवर्नमेंट होता है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टेबल है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के, ये जो मैप है एमसीक्यू के जरिए से अगर देखा जाए तो एक टाइप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, देखो सबसे पहली चीज में पूछ देता है, जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, जो भी ये रेड चीजें दिख रही हैं, तो ये रेड जो कंट्रीज है ना, ये रेड कंट्रीज फेडरल कंट्री है। कौन से कंट्री है, फेडरल कंट्री है। और जो ये रेड नहीं है, जिसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, वो यूनाइटरी कंट्री है, ठीक है। तो फेडरल कौन है, यूनाइटरी कौन है, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है। तो आपको याद है जैसे रशिया फेडरल कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया फेडरल कंट्री है, ब्राजील फेडरल है, कनाडा फेडरल है, इंडिया फेडरल है, ठीक है। इंडिया वैसे क्वासी फेडरल आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आप अभी तक उसके फेडरल मान के चलो, ठीक है हाँ। अब देखो, अब हमें बताया गया यहाँ पे फेडरल और यूनाइटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या क्या है। ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज द सेंस, इन दिस सेंस फेडरलिज्म आर कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनाइटरी गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म और यूनाइटरी गवर्नमेंट दोनों आपस में इन कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट है क्यों, क्योंकि देखो जो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ये फेडरल है सपोज करो, ये यूनाइटरी है, ठीक है। तो फेडरल में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से सबॉर्डिनेट नहीं रहेगा। यूनाइटरी में स्टेट गवर्नमेंट इज सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ पा रहे हो, हाँ। फेडरल गवर्नमेंट जो होगी वो एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, इसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, है ना। और ये लेकिन उतनी डेमोक्रेसी इसमें नहीं होती है, इक्वलिटी इसमें होती है, इसमें इक्वलिटी नहीं होती है। तो मतलब फेडरल गवर्नमेंट इज टोटली डिफरेंट विथ यूनिट फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो इसे, इन द सेंस ऑफ फेडरेशन कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट, अंडर द यूनिटरी गवर्नमेंट इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट या फिर सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट या तो होता है, या तो जो सबऑर्डिनेट यूनिट होते हैं ये सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। कैन पास ऑर्डर टू प्रोविंस, और यहाँ पर ना सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, ऑर्डर पास करता है उनके लिए कुछ भी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सारी चीजें इक्वल होती हैं और कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, कोई भी चीज है, जैसे कार है, आपने कार के बारे में पढ़ा भैया, कार ये है ना, चार पहिए वाली कार है भैया, ठीक है। तो कार पढ़ोगे, जब कार खरीदने जाते हो
तो कार के फीचर्स देखते रहो, या कार में फीचर क्या क्या है। हाँ, तो यहाँ पर फेडरलिज्म के हम कुछ 7 फीचर देखने वाले हैं कि भैया फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए देखते हैं फेडरलिज्म के फीचर्स को। सबसे पहला फीचर यहाँ पे 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, जैसे सेंट्रल, स्टेट, और सेंट्रल स्टेट के साथ साथ और क्या हो जाएगा, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल। तो 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, बिल्कुल हाँ ठीक है। फेडरलिज्म के अंदर डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट जो होंगे ना, वो एक ही सिटीजन को गवर्न करेंगे, लेकिन उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन अलग अलग होगा। तो इसका मतलब क्या भैया, भैया देखो ये है सपोज कोई कंट्री, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे ऐसे कोई स्टेट है, ठीक है। ये कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कंट्री का स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को कंट्रोल कर सकते, तो इस स्टेट के अंदर आने वाले मेंबर को भी कंट्रोल कर पाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट इस स्टेट के अंदर आने वाले मेंबर को कंट्रोल कर ही रहा है। तो मतलब दोनों चीज एक ही सिटीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन अलग अलग है। ये पूरे कंट्री को कर रहा है कंट्रोल, लेकिन ये जो है केवल स्टेट को कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात, भावनाओं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, तो ये अपनी सेकंड है। थर्ड जो है वो क्या है कि भैया जुडिसिक्शन सबका अलग अलग है, लेकिन भैया कल को फ्रॉड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पावर को ही छीन लिया, ऐसा कुछ हो गया, तो जुडिसिक्शन सबका अलग अलग है, लेकिन हमारे पास प्रूफ तो होना चाहिए। तो प्रूफ ये है कि स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिसडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, स्पेसिफाइड है। ओके, जो चौथा हमारा वो है फीचर है फेडरलिज्म का, वो क्या है, फंडामेंटल प्रोविजन। मतलब भैया कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाए, तो यहाँ पे चौथा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। यूनिलैटरली आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सच चेंजेस रिक्वायर बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंसेंट। ओके, हाँ। फिफ्थ चीज है कि अगर डिस्प्यूट हुआ, तब कोई लड़ाइयां हो गई इस चीज को लेकर, तब क्या होगा भैया, तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट है, वो डिस्प्यूट के केस में क्या करेगा, अंपायर का काम करेगा। तो हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट जो फीचर है वो है कि भैया पैसे कहाँ से आएंगे सबके पास, तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जो है ना हर एक गवर्नमेंट के लिए, वो क्लियरली स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि उनके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को सही रखने के लिए, ताकि आगे चलकर सोचो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे कितने जीनियस थे भाई, उन्हें सब पता था, आगे की सारी चीजें उन्हें पता थी, है ना, तो वो बहुत जीनियस आदमी थे, ठीक है। एंड सातवां और आखिरी फीचर जो है वो क्या है, वो है हमारा देखते हैं, फेडरलिज्म दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। अब सातवां फीचर के फेडरलिज्म के पास डुअल ऑब्जेक्टिव है, सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। ये भैया कंट्री के यूनिटी को प्रमोट करती है, एंड उसी के साथ साथ एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी जो है, रीजन के जो अलग अलग रीजन के लोग हैं, अलग अलग रीजन की डाइवर्सिटी है, उसको अकोमोडेट करती है, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट निभा रही होती है। अब यहां पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक चीज पढ़ेंगे, एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अब फेडरेशन भी अलग अलग लेवल के होते हैं भैया। अब हम पढ़ने वाले हैं दो टाइप ऑफ फेडरेशन, देखो बहुत ध्यान से। सबसे पहली चीज, दिस टाइप ऑफ, देखो सबसे पहली टाइप ऑफ फेडरेशन क्या है कि फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर टू फॉर्म देयर ओन फ्रॉम बिगर यूनिट एंड पूलिंग सोवरेंटी रिटेनिंग आइडेंटिटी, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। मतलब छोटे छोटे जो स्टेट होते हैं इंडिपेंडेंट, वो साथ में आके एक बड़ा नेशन बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज, है ना, इंडिया को देखो तो इंडिया अलग अलग स्टेट से मिलकर एक बड़ा नेशन है, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो इंडिया लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है, इंडिया इज ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। लेकिन मैं एग्जांपल आपको कैसे दूं, बड़े बड़े स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट स्टेट है साथ आकर और एक बिगर यूनिट बनाते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सपोज करो कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल टीचर्स से मिलकर बना होता है। तो इंडिविजुअल टीचर्स साथ आते हैं और पूल करते हैं, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है, समझ पा रहे हो। तो इस तरह से जो इंडिपेंडेंट स्टेट साथ आते हैं एंड एक बिगर यूनिट बना रहे होते हैं, तो वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन हम कहते हैं उसे। एग्जाम्पल इसके याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है भैया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर, जिसमें क्या होता है, सेकेंड रूट इज वेयर लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि अपने पावर्स को डिवाइड करे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट में। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसके एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के। ओके हाँ, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बात याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट पास थोड़ा सा ज्यादा पावर होता है, जैसे कि इंडिया के अंदर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा सा ज्यादा पावर है। ओके, पिछली चीजें सारी समझ में आई, फेडरलिज्म के जो भी फीचर्स थे हमें समझ में आ गए। हमें और क्या चीजें समझ में आ गई, और हमें टू टाइप ऑफ फेडरलिज्म समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सब कॉपी में नोट करते चलना मेरी जान, ठीक है। हाँ, अब एक आखिरी मतलब नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, कि भैया इंडिया को कौन फेडरल कंट्री बनाता है। इंडिया फेडरल हमने पढ़ लिया पीछे, होल्डिंग टुगेदर भैया कौन बनाता है, मतलब क्या क्या फीचर्स है, कैसे हम कहते भैया कि इंडिया एक फेडरल है। मैं नहीं मानता इंडिया फेडरल है, चलो ये टॉपिक पढ़ लो, मान जाओगे, आ जाओ। सबसे पहली चीज ये इंट्रो है, उसके बाद तुम्हें देखने को मिला कि भैया लेट अस गो बैक टू द सेवन फीचर। सेवन फीचर में जाके देखो और पूछो क्या इंडिया के अंदर वो फीचर्स हैं। मैं कह रहा हूं भैया इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, और अगर इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो इंडिया के अंदर वो 7 फीचर्स होने जरूरी है ना भैया, बिल्कुल है, तभी तो फेडरलिज्म मानूंगा। हाँ भैया बिल्कुल। तो देखो मेरी जान, इंडिया के अंदर वो फीचर्स हैं कैसे, तो चलिए मैं आपको शुरू करवाता हूँ एक एक फीचर गिनवाना, है ना। अब हमने पढ़ नहीं रहे हम, अब तुमने मुझसे चैलेंज लगा लिया कि भैया मैं मान ही नहीं रहा इंडिया फेडरल है, आप मनवा दो, आप मुझे सातों फीचर, आप मुझे फीचर्स गिनवा दो फेडरलिज्म के। तो अब चलो मैं तुम्हारी बात को गलत ठहराता हूँ एंड फीचर्स को गिनवाना शुरू करता हूँ। तो चलो, सबसे पहला फीचर कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली प्रोवाइडेड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, कि भैया हमने कहा था सबसे पहली चीज क्या, कि जो फेडरलिज्म है उसमें दो या दो से ज्यादा टीयर ऑफ गवर्नमेंट होंगे। और इंडिया की बात कर तो इंडिया के बात कर तो दो या दस, दो से ज्यादा टीयर्स है ना, पहले यहाँ देखो, हाँ नीचे, तो दो या दो से ज्यादा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं भैया, सेंट्रल लोकल स्टेट, सेंट्रल स्टेट लोकल, है ना। हाँ, तो पहला फीचर तो चेक्ड हो गया। दूसरा फीचर पे आओ कि भैया सब सेम सिटीजन को गवर्न करेंगे लेकिन उनका एरिया ऑफ जुरिडिक्शन अलग अलग होगा। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली एरिया ऑफ जुरिडिक्शन स्पेसिफाइड है। कैसे, यूनियन गवर्नमेंट के लिए यूनियन लिस्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट क्या भैया बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एग्जामिनेशन में इतना पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है। यूनियन लिस्ट क्या है, तो भैया यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं एंड जिस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, ये सारी चीजों पर केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, इसलिए इसे यूनियन लिस्ट कहा गया। तो ये यूनियन गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है। ओके, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है स्टेट लिस्ट उसे कहा गया है, कंटेन्स स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट इंपॉर्टेंस है और लोकल इंपॉर्टेंस के वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी चीजें। तो ये जो एग्जांपल्स है ना मेरी जान, ये एग्जांपल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जितना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है वो भी नहीं है, समझ पा रहे हो ना मेरी जान मेरी बात को। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ो। नेक्स्ट चीज है कंकरेंट लिस्ट। भैया स्टेट लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गया, लेकिन कंकरेंट लिस्ट क्या है, तो कंकरेंट लिस्ट वो है जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, जैसे यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो गए, तो एग्जांपल अगर मैं आपको देने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएंगे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ये सारे एग्जांपल्स पे दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन इन केस अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ तो जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया होगा वही माना जाएगा। तो भैया यूनियन गवर्नमेंट पे पावर है, मैंने कहा था ज्यादा पावर होता है, थोड़ा सा होल्डिंग टुगेदर इसलिए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है ना कि भैया क्या उन सब्जेक्ट्स का क्या जो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे एक अलग लिस्ट में डाले जाते हैं जो कि रेसिडरी सब्जेक्ट कहते हैं, और जो भी इस सब्जेक्ट जो इसमें है उनको हम कहते हैं रेसिडरी लिस्ट, ठीक है। तो ये रेसिडरी सब्जेक्ट्स हैं, तो रेसिडरी लिस्ट में आते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चीज, मतलब ये रेसिडरी लिस्ट में आता है, ठीक है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सारी चीजें हो गई। अब देखो, अब जो अपनी अगली चीज है ना, पहले रुको यार, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे एक काम करने दो, पहले मेरा एक काम है ना, वो मैं कर लूँ, उसके बाद तुम लोग से मैं बात करता हूँ। काम हो नहीं पा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
ठीक है भाई, तो अपना काम डन हो चुका है, अब अपन आपको बढ़िया से पढ़ा रहे होंगे। देखो, we noted above that most of the federation that formed by the holding together do not give equal power, ठीक है, constituent, thus all states of Indian Union do not have identical powers, some state enjoy special power। अब देखो, कुछ स्टेट जो होता है ना वो स्पेशल पावर एंजॉय करते हैं, जैसे कौन से स्टेट हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, सारे लोग स्पेशल पावर एंजॉय करते हैं, ठीक है। हाँ, द एक्ट ऑफ 371 जो आर्टिकल है उसके एक्ट के हिसाब से ये लोग स्पेशल पावर एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो, ड्यू टू पेक्युलर सोशल हिस्टोरिकल, अब क्यों करते हैं, उनके कुछ हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हैं, पेक्युलर सर्कमस्टेंसेस है, उस वजह से ये पावर एंजॉय करते हैं। इन रिलीजन ऑफ प्रोटेक्शन, इंडिजिनियस पीपुल है वहां पर, उनका कल्चर है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इस पर ज्यादा पावर एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखो, क्या, अब मैंने 3 चीजें चेक करा दी, देखो एरिया जुरिडिक्शन अलग अलग है, वो सारी चीजें हैं, 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट, सारी चीजें। अब एक और बात मुझे बताओ कि देयर आर सम यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन एंजॉय लिटिल पावर, ठीक है, कुछ यूनिट है जो लिटिल पावर भी एंजॉय करते हैं, वो सारी चीजें। अब आगे देखो, this sharing of power between union and state government basic to structure constitution, this is very easy to make this sharing, parliament cannot on its change an arrangement, any change to is first passed to both houses। अब देखो, यहां बताया गया है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी चेंज कर सकता है, हमने पढ़ा था फीचर कि यूनिलैटरली कोई चेंज नहीं कर सकता, तो इंडिया में भी ये फीचर है, केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट अगर चाह दे तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता, तो ये भी चेक हो गया, बिल्कुल चेक हो गया। और एक और चीज, अगर डिस्प्यूट अराइज होती है, अगर किसी केस में डिस्प्यूट अराइज होती है तो जुडिशियरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होती है तो ये भी फीचर चेक हो गया। इसका मतलब मिला जुला के मैं कह सकता हूं क्या, कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, ओके, यस। तो क्या इतना आपको समझ आया, जल्दी से बता दीजिए। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपको पता चल गया ना इंडिया एक फेडरल कंट्री है, पांचों जितने फीचर में देखो, 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जुडिशिक्शन अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है सारी चीजें, जैसे मैंने दिखा दिया, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। उसी के साथ साथ आप देखोगे तो वो हो जाएगा, जुडिशियरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकते यूनिलैटरली, सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, अब ये तो उतने काम का नहीं है, आपके कुछ काम का नहीं है, ठीक है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि भैया फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है इंडिया में, ये मुझे बता दो। तो देखो भाई, ये एक लाइन तुम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इज इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसी है, उस हिसाब से हम शुरू करते हैं, मतलब फेडरलिज्म को प्रैक्टिस, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है लिंग्विस्टिक स्टेट, भैया फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, तो उसके कुछ टेस्ट हैं। उन टेस्ट के में सबसे पहला टेस्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट। कुछ स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए हैं, जैसे नागालैंड हो गया, है ना, केरला हो गया, केरला मतलब नहीं उतना पर ठीक है। तो कुछ स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, है ना। लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए हैं कुछ स्टेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, इफ यू लुक द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन बिगन इट्स जर्नी, यू विल सरप्राइज एक्सटेंड मोर चेंजेस, मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड, कई सारे ओल्ड स्टेट्स खत्म हो गए और न्यू स्टेट्स आ चुके हैं। इन 1947 द बाउंड्री ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वेयर चेंज्ड इन ऑर्डर क्रिएट न्यू स्टेट, मतलब कुछ स्टेट्स के बाउंड्रीज को चेंज करके न्यू स्टेट बनाया गया है। दिस वाज डन टू इंश्योर पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज। अब भैया जो अलग अलग सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो एक जगह रहे, अलग अलग लैंग्वेज वाले अलग अलग जगह रहे, ठीक है। सम स्टेट वेर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब क्या सिर्फ बेसिस ऑफ लैंग्वेज ही स्टेट्स को क्रिएट किया गया है, नहीं, कुछ स्टेट को कल्चर के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, जियोग्राफी के बेसिस पे भी क्रिएट किया गया है, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ओके। तो ये फेडरलिज्म का फर्स्ट टेस्ट था, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट चीज हो गई जो है आपका, वो है लैंग्वेज पॉलिसी। फेडरलिज्म में इक्वालिटी होती है ना, लैंग्वेज पॉलिसी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ जाता है। देखो लैंग्वेज पॉलिसी क्या कहता है, सेकंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव एनी स्टेटस ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है, याद रखना, एमसीक्यू में आता है ये, ठीक है। हाँ, हिंदी है तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा है, ना कि नेशनल लैंग्वेज। कहा गया है कि हिंदी सिर्फ 40% इंडियंस का मदर लैंग्वेज है। Therefore, there were many safeguards to promote other languages. Beside हिंदी वहां पे 22 अदर लैंग्वेजेस भी हैं जिनको शेड्यूल लैंग्वेजेस बाय कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है।
मतलब हिंदी को छोड़कर अदर लैंग्वेजेस, 22 अदर लैंग्वेजेस जिनको शेड्यूल्ड में 8 शेड्यूल में रखा गया है। ओके। अब एक सरप्राइजिंग चीज है कि एक कैंडिडेट है तो वो एग्जामिनेशन अगर लिखना चाहता है ना तो किसी भी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को वो लिख सकता है, उस पे हर एक चीज की छूट है। कोई भी लैंग्वेज में चाहे एग्जामिनेशन को वो लिख सकता है। ठीक है। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट। ठीक है। कि कई सारे गवर्नमेंट जो वर्क होते हैं वो स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि किसी भी लैंग्वेज को स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आपको फेडरलिज्म दिख रही होगी। ठीक है। श्रीलंका के तरह लीडर्स जो हमारे कंट्री के हैं वो क्या वेरी क्यूरियस और अजीब चीज नहीं लिया हमने। श्रीलंका ने मतलब जैसे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज क्रिएट कर दिया था, सिन्हाला को कहा दिया था सिन्हाला भैया सब कुछ है, उसी तरह यहाँ पे हिंदी को नहीं किया गया है ना। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है और वो रोक दिया गया था। जैसे पहले क्या होता था ना, इंग्लिश ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता था लेकिन उसे रोक दिया गया 1965 में, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाने लगा। तो अब क्या हुआ, कई सारे जो नॉन हिंदी स्पीकर है जो हिंदी नहीं बोलते हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि अब भैया हम करेंगे डिमांड। तो डिमांड करा और फिर से इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया। तो ये थी एक इक्वालिटी आपको दिखी, सेकेंड टेस्ट, क्या लैंग्वेज पॉलिसी। ओके। अब नेक्स्ट चीज है कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, जो इलेक्शन के बाद बनती है कई सारी पार्टीज द्वारा, जो जिसमें स्टेट पार्टीज भी होती हैं, नेशनल पार्टीज भी होती हैं। तो स्टेट पार्टीज, जब नेशनल पार्टीज जो होती हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाती हैं, कुछ सीट से रह जाती हैं, तो वो कोलिजन बनाती हैं। ठीक है। तो पहले क्या होता था, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि उन्हें नेशनल पार्टी से मदद, स्टेट पार्टी से मदद लेना पड़ेगा या कोलिजन बनाने के लिए कुछ भी सारा कुछ। तो जो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट का जो रिलेशन था ना वो उतना अच्छा नहीं था। ठीक है। इंटर स्टेट रिलेशन जो था उतना, सेंटर स्टेट रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब से कोलिजन गवर्नमेंट की बात आई है, जब से कोलिजन गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी आई है, तब से हमारा जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो बहुत बढ़िया हो गया है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो वो है नेशनल पार्टीज जो है वो जानती हैं कि हमें कहीं ना कहीं स्टेट पार्टीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इन अलायंस, उन्हें अलायंस में भी आना पड़ता है कभी कभी, एंड उसी के साथ साथ कोलिजन में भी आना पड़ता है कुछ छोटी स्टेट पार्टीज के साथ इवन। हाँ, तो इसलिए उनका रिलेशन थोड़ा सा भी बढ़िया हुआ है। तो ये क्या है, स्टेट पार्टीज में भी इक्वालिटी। तो ये हुआ हमारा थर्ड टेस्ट ऑफ फेडरलिज्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। अब देखो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी प्यारी सी बढ़िया सी तगड़ी सी अच्छी सी सब कुछ, ठीक है, टॉपिक बची हुई है जो कि है, अबे ये पिक्चर्स है, देखो पिक्चर्स को देख लो बहुत ध्यान से। ये क्या है, स्टेट प्लीड मोर पावर, मतलब जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो अपने पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। इंदिरा गांधी आपको दिख रही होंगी। ठीक है। तो स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर, ये आपको दिखा रहा है। ठीक है। और उसी के साथ साथ अलग चीज है, नेक्स्ट एक और है कि पेरिल्स ऑफ रनिंग कोलिजन गवर्नमेंट। भैया कोलिजन गवर्नमेंट ऐसे है कि भैया देखो लीडर बैठा हुआ है और कई सारे पार्टीज के साथ, मतलब कई सारे पार्टीज के को मिलाकर वो सीट पे बैठा है। जैसे कि जैसे ये पार्टी हो गई, ये पार्टी हो गई, ये पार्टी हो गई, है ना। तो कई सारे पार्टीज को मिलाकर वो बैठा हुआ है। तो ये कोलिजन गवर्नमेंट की एक पेंटिंग हो गई। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ देती है, तो ये लाइन याद कर लो, पेरिल्स ऑफ रनिंग ए कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है। हाँ। अब देखो, अबे कहाँ 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 घुमा रहे हो मुझे, कहाँ घुमा रहे हो, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ आ जाओ भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है तुम्हें याद रखनी है, क्या चीज है ये, देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं फिर कह रहा हूं, देखो ये जो चीज है ना, ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है ना, जो लैंग्वेज यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, ये सारे लैंग्वेजेस को तुमको याद करना है। हाँ, याद करना है, एक बार नजर दौड़ा लेना, क्योंकि 2024 में इससे पेपर में क्वेश्चन आया था एमसीक्यू से, एंड क्वेश्चन आते भी हैं। तो इसे याद कर लेना, बहुत आसान चीज है। ठीक है। कुछ अपना तुम मेमोनिक्स बना लेना जिसे तुम याद कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में ही आएगा। तो मेमोनिक्स बना के याद करोगे तो बढ़िया से याद होगा। जैसे मेमोनिक्स बना सकते हो कि आसामीज बंगाली बोलो, है ना। इस तरह से मतलब कुछ भी तुम सोच के बना सकते हो। ठीक है। तो वो बना के कर लेना, अगर मुझे याद आएगी तो मैं तुम्हें दे भी दूंगा। ठीक है। अब एक आखिरी टॉपिक बची है जो कि है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन। भैया डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहली चीज डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकल गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में से पावर को लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देना ही है डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। पंचायत होता है ना तुम्हारे गांव में, हाँ, म्युनिसिपैलिटी होती है शहरों में। ठीक है। वो सारी चीजें। अब सबसे पहली चीज डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ी क्यों,
भैया हम तो खुश थे स्टेट और सेंटर में ही, भैया डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ आया। तो एक बात बताओ, हमारा जो इंडिया है वो पॉपुलेशन किस तेजी से ऐसे ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है भैया बताओ। एक बात बताना तुम बहुत ध्यान से देखो, रशिया, रशिया जो है ना वो इंडिया से एरिया वाइज बिगर है, बहुत बिगर है, बिगेस्ट कंट्री है, लेकिन उसका पॉपुलेशन इंडिया से कम है। इंडिया का पॉपुलेशन रशिया से ज्यादा है। और मतलब इंडिया तो छोड़ो, पूरे रशिया का पॉपुलेशन केवल उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन के बराबर है। सोचो भाई पॉपुलेशन कितनी तेज इंडिया में ग्रो हो रही है, समझ पा रहे हो तुम? हाँ, देख पा रहे हो, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जर्मनी के बराबर है। सोचो, एक स्टेट पूरी एक कंट्री को छेका हुआ है, इतना इतना पॉपुलेशन इंडिया में है। तो इस वजह से हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट काफी नहीं थे पूरे कंट्री को संभालने के लिए, इसलिए लोकल गवर्नमेंट। तुम खुद सोचो भाई, क्या जो नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो लोकल लेवल पर विलेजेस में आके सारी चीजें कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। उस वजह से स्टेट गवर्नमेंट का, वो लोकल गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी आया। तो पावर टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव टू लोकल गवर्नमेंट, यही है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं देखो। डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या फायदे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम वेयर इशूड विच बेस्ट सेटल इन लोकल लेवल। भैया लार्ज नंबर ऑफ जो प्रॉब्लम्स है ना वो लोकल लेवल पे ज्यादा बढ़िया से सेटल हो पाएंगे। जो लोकल लीडर होगा उसे ज्यादा मालूम होगा अपने एरिया के बारे में, वो कहाँ खर्च करना है, सारी चीजें उसे मालूम होंगी उसके अपने लोकेलिटी के बारे में। दे हैव ऑल्सो आइडिया टू स्पेंड मनी, कहाँ मनी स्पेंड करना है। बिसाइड एट द लोकल लेवल इट्स पॉसिबल टू मीट डायरेक्टली। और लोकल लेवल पे अगर होगा लोकल गवर्नमेंट, तो लोगों के लिए पॉसिबल होगा कि हम डायरेक्टली क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो अब डिसीजन मेकिंग में, है ना। और ये चीज हेल्प करेगी हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाने में। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। कभी कोई पूछ देता है कि डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बताओ, तो ये पांचों पॉइंट तुम्हें लिख के आना है, ठीक है। हाँ, अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया एक बात बताओ हमको, तुम मत बताओ भैया, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पे तुम्हें बताया भी गया है कि विलेजेस और टाउन्स को मतलब के लिए पंचायत होते हैं, शहरों के लिए म्यूनसिपैलिटी होती है, सारी चीजें बताई गई हैं। अब ठीक है, एक बात समझो, एक मेजर स्टेप लिया गया था डिसेंट्रलाइजेशन के लिए 1992 में। कब? 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन की मेजर स्टेप लिया गया था। इसको हम लोग कहते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इंडिया का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया गया और ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये सारी पांच चीजें उसमें इंक्लूड करी गई। सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया रेगुलर इलेक्शंस, कि भैया लोकल लेवल पे रेगुलर इलेक्शन होने ही होने चाहिए, या कोई दिक्कत वाली बात हुई तो ठीक है। सीट रिजर्व कर दिया गया जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उन लोगों के लिए। 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया। एंड उसी के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं वो क्रिएट किया गया, जो कि म्युनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट करेगा। एंड उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट थोड़े से पैसे जेब में से निकालो एंड लोकल को दो। तो स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर और रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ। अब देखो कुछ चीजें समझो, क्या देखो, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या होता है ना, रूरल लोकल गवर्नमेंट जैसे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचायती राज भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पंचायती राज भी कहते हैं। इसका ना एक लीडर होता है जिसको हम लोग सरपंच कहते हैं, जो इसको इसका लीडर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर, इसका प्रेसिडेंट इसका समझ लो। तो इसके प्रेसिडेंट को, इसका एक लीडर होता है, गांव का लीडर होता है ना, हाँ, तो उसको सरपंच अपन कह रहे होते हैं। और जो वेरियस मेंबर्स होते हैं इस पार्टी में, मतलब ये पंचायती राज में, उसको हमें पंच कहते हैं। जो अलग अलग लोग होते हैं, वार्ड मेंबर्स जो होते हैं, उन्हें अपन पंच कहते हैं, और जो लीडर होता है उन्हें सरपंच कहते हैं, ठीक है, हाँ। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशन। अब कब क्यों कौन इलेक्ट करता है? जैसे प्रधान, तुमने देखा है गांव में प्रधान, ठीक है, प्रधानी इलेक्शन होती है। कौन इलेक्ट करता है? तो गांव के जो एडल्ट लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वार्ड ऑफ द पीपल, ठीक है। इट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज, पूरे विलेज के लिए वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना। प्रधान ही भाई डिस्कशन लेता है, ठीक है। पंचायत वर्क अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब एक होती है बॉडी ग्राम सभा, जो कि सारी वो करती है, ठीक है, सुपरविजन करती है। पंचायत किसके सुपरविजन में वर्क करती है? ग्राम सभा के सुपरविजन में पंचायत वर्क करती है, ठीक है। अब देखो,
जब सारे लोकल गवर्नमेंट मतलब जो सारे पंचायती राज ग्राम पंचायत आपस में आकर मिलते हैं और ग्रुप करते हैं तो वो बनाते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक या उसे मंडल भी कहते हैं। जब अलग अलग, ध्यान से सुनना, मैं पूरी पैराग्राफ को यहीं पे समाप्त कर देता हूँ जी। ये सपोज करो ये अलग अलग पंचायत है, ग्राम पंचायत, अलग अलग ग्राम पंचायत साथ में आकर पंचायत समिति बनाते हैं या उसे ब्लॉक या मंडल भी कहा जाता है। ठीक है। अब जब अलग अलग पंचायत समिति साथ में आते हैं तो वो बनाते हैं जिला परिषद, है ना, जिला परिषद। ठीक है। हाँ, तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि पंचायत समिति मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स। और जब ये पंचायत समिति साथ में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वो बनाते हैं जिला परिषद और मेंबर ऑफ लोकसभा एमएलए डिस्ट्रिक्ट ऑफ सम ऑफिशियल। जिला परिषद चेयरपर्सन इज पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। ठीक है। जिला परिषद चेयरपर्सन जो है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है। तो मैंने तुम्हें ये सारी चीजें बता दी कि कैसे ग्राम सभा मिलकर, ग्राम पंचायत मिलकर मंडल बनाता है, मंडल्स मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। ये तो गांव की बात थी, लोकल लेवल की बात है। लेकिन क्या स्टेट्स में क्या भैया, स्टेट्स अलग अलग काहे हो रहा है, देखो। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज। लोकल गवर्नमेंट बॉडी अर्बन एरिया के लिए भी होती है, जैसे म्युनिसिपैलिटी सेटअप किया जाता है छोटे टाउन्स के लिए, है ना, और बिग सिटीज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। बोथ म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंट्रोल किए जाते हैं इलेक्टेड बॉडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पीपल, मतलब इलेक्टेड बॉडीज द्वारा दोनों कंट्रोल किए जाते हैं। अब जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है ना, जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है वो म्युनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन म्युनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है। उसी के साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उस ऐसे पॉलिटिकल हेड को मेयर कहा जाता है। मेयर यानी, हाँ, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ऐसे पॉलिटिकल हेड को आप क्या कहोगे, मेयर। और म्युनिसिपैलिटी के अंदर ऐसे पॉलिटिकल हेड को आप क्या कहोगे, चेयरपर्सन, म्युनिसिपल चेयरपर्सन। तो यही इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। एंड साथ मिलकर हमने कर दिखाया, कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ लो, 250 जस्टिस फॉर विलेज बिल, स्टेप्स, पता नहीं क्या क्या, तो वो सारी चीजें आपको, एंटरटेनमेंट पढ़ो थोड़ा सा। अब आपका वर्क क्या है कि मैं आपको दिखाता हूं आपका वर्क। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये आपका वर्क है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में है वो सब तुम्हें करना है एज ए डीपीपी। ओके, हाँ, तो तुम्हारा ये वर्क है, तुम्हें डन करना है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मार्क्स बूस्टर के साथ एंड मुस्कुराते रहिए एकदम स्माइल। ओके, हाँ, तो मिलते हैं जी, बाय बाय। आ जाना जवाब बैच में फ्री सबके लिए, जल्दी से आ जाना एंड सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। अच्छे समझ में आया तो कमेंट बताओ कि हाँ यार आया समझ में, फोड़ दिया हमने। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।